जलवायु के लिए नहीं है, यह उस जलवायु के लिए है जिस देश का जो एवरेज तापमान है वह 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है। उन राज्यों के लिए अच्छा है, उन देशों के लिए अच्छा है। लेकिन आपके यहाँ 15 डिग्री से नीचे मुझे लगता है साल के 3-4 महीने ही होते होंगे, उससे ज्यादा नहीं होता होगा। अच्छा 3 दिन तब तो बिल्कुल कल्पना ही मत करो आप सूर्यमुखी खाने का और ये सोयाबीन खाने का। तो शुद्ध तेल खाइए आप। अगर इतना काम आपने कर लिया तब डायबिटीज खत्म होने में अच्छी मदद मिलेगी। और हो गया है जड़मूल से, अगर इसको हटाना है तो एक वनस्पति आती है हमारे देश में जिसको कहते हैं सप्तरंगी। यह जो सप्तरंगी वनस्पति है बहुत अद्भुत वनस्पति है, बहुत ही अद्भुत है। 2014 में इसकी खोज हमने की थी कि सप्तरंगी को अगर गौमूत्र में मिला दो, माइक्रो लेवल्स में बहुत सूक्ष्म मिलाई जाती है। 10 लीटर अगर गौमूत्र है ना तो उसमें मुश्किल से 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम मिलता है। माइक्रो लेवल्स में अगर मिला दिया जाए तब इससे डायबिटीज जड़ मूल से खत्म होता है। 2013 के पहले भारत में सप्तरंगी नाम के इस वनस्पति को कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही इसको पंचगव्य विज्ञान में ला करके थोड़ा सा हमने प्रचारित किया, सारे मल्टीनेशनल कंपनियों ने पूरे जंगल के जंगल खरीद लिए सप्तरंगी के। अब हमें ही सप्तरंगी नहीं मिलता है, यह हालत हो गई है। तो सप्तरंगी का अब विकल्प मैं ढूंढ रहा हूं और विकल्प मिल गया है। अब तो कुछ दिनों में सप्तरंगी से भी हम मुक्त हो जाएंगे, उनको ले जाने दो। इस राष्ट्र में इतने तरह के छोटे छोटे वनस्पति और घास हैं जिनको गमले में उगा करके हम सारा काम कर सकते हैं, जंगल की जरूरत ही नहीं है। अद्भुत है यह राष्ट्र। जो काम बड़े पेड़ से हो सकता है छोटी वनस्पति से भी हो सकता है, उसकी खोज कर ली है। कुछ दिनों में जैसे ही सप्तरंगी बंद होगा हमारे पास रास्ता तो खुला है इसमें से। अभी मिलता है तो आप सप्तरंगी मिला हुआ गौमूत्र अर्क पीजिए। 2 से 2.5 साल तक अगर आपने लगातार इसका सेवन कर लिया तो यह जड़ मूल से आपके शरीर से खत्म हो जाता है, फिर कोई औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। डायबिटीज का स्तर अगर 600 से ऊपर है तो आप ये सप्तरंगी अर्क और उससे बनी हुई जो घनवटी होती है, गोलियां होती है, उसके साथ अगर इसका चूर्ण अगर आपने ले लिया और 600 से ऊपर भी डायबिटीज रहने दो, 15 दिन के अंदर 200 के आसपास आ जाता है। ये सैकड़ों मरीजों पर करके देखा है। और अगर गलती से आपने कंटिन्यू कर दिया इस चूर्ण को तब लो में भी चला जाता है। इसलिए बड़ी सतर्कता के साथ जो है किसी भी गव्य सिद्धर के साथ जांच करा करके ही लेना चाहिए। तो इस तरह से डायबिटीज आप तो निपटा सकते हो। डायबिटीज के लिए जो सबसे अच्छी दवा दुनिया में मानी जाती है वह माना जाता है लाल चावल। रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। ये भारत का शोध नहीं है, यूरोप का शोध है। यूरोप के मेडिकल जर्नल में मैंने पढ़ा वो शोध रिपोर्ट। एलोपैथी का मेडिकल जर्नल निकलता है यूरोप से हर साल, उसमें पढ़ा रेड राइस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द डायबिटीज। भारत में लाल चावल होता है, 1600-1700 तरह की प्रजातियां हैं भारत में लाल चावल की, लेकिन हम घिस घिस के खाते हैं। ये चावल को घिसना छोड़ दो, डायबिटीज तो ऐसे ही खत्म होता है। और दूसरी जो अच्छी दवा है डायबिटीज के लिए वह है जैविक गुड़। 10 ग्राम अगर नियमित रूप से जैविक गुड़ आप खाओ कभी डायबिटीज नहीं होता। डायबिटीज के लिए एक और अच्छी दवा है गन्ना। गन्ना का रस पियोगे डायबिटीज बढ़ सकता है, लेकिन गन्ने को खाओगे तो डायबिटीज घट जाता है। थोड़ा सा अंतर है, गन्ना का रस पीना और गन्ना को चूस के खाना। गन्ना को चुसाया मैंने कुछ डायबिटीज के मरीजों को कि गन्ने को चूस चूस के खाओ, और फिर चेक किया डायबिटीज गिर गया, और उसी गन्ने से रस निकाल करके पिलाया, डायबिटीज बढ़ गया। तो गन्ना चूस चूस के खाइए, रस मत पीजिए। रस पियोगे संकट है, चूस के खाओगे संकट जाने वाला है। तो इतना काम अगर आप कर लो तो डायबिटीज तो खत्म ही होने वाला है, डरना मत। हाँ, 200, 300, 400, 500 डायबिटीज हो जाए कभी डरना मत, कभी मत डरना। कुछ नहीं होता। व्यक्ति भय से मरता है, बीमारी से नहीं मरता।
भय, डॉक्टर भय पैदा करता है, 600 डायबिटीज, अरे हॉस्पिटलाइज हो जाओ। अरे कोई जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे मरीज 600 डायबिटीज में तो कार चलाते और मोटरसाइकिल चलाते फिरते घूमते हैं। डरो मत, लेकिन लापरवाह भी मत रहो, सचेत रहो शरीर के प्रति, तो सारा संकट निपट जाने वाला है। और 150, 200, 250 डायबिटीज कोई डायबिटीज नहीं होता है, हाँ ये तय मान लो। इसमें केवल भोजन में परिवर्तन कर लो, ये तो खत्म हो जाता है। भोजन में परिवर्तन मतलब व्हाइट चावल मत खाओ, 5 जो सफेद जहर बताया उससे मुक्ति पा जाओ, ये तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो डायबिटीज में तो इतना ही अभी। अब आगे जो है वो बहुत सारे प्रश्न आए हैं। बाल बहुत गिरते हैं, हाँ आपके मोरबी में तो बाल सबके ठीक दिख रहे हैं मुझे। कोई गंभीर बीमारी लेते हैं? देखो संक्षिप्त में बताता हूं, बाल अगर झड़ रहे हैं ना तो उसकी समस्या जठर के पास है। ये जठर की अग्नि जो है ना असंतुलित है, जिसके कारण बाल झड़ते हैं। तो सुबह छाछ पियो आप, जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि बढ़त है, तासे सब रोग जरी जाए। क्या चाहिए? आप सुबह छाछ पीना शुरू करो, आपका जठर संतुलित हो जाएगा, बाल नहीं झड़ेंगे। और बाल झड़ रहे हैं तो मट्ठा लगाइए बाल में, मट्ठे से बाल धो आप, शैम्पू को किनारे कर दो, मट्ठे से बाल धो तो बाल की रुस्सी डैंड्रफ एक बार में जाती है। और इतना भी नहीं कर सकते तो गोमूत्र से बना हुआ एक शैम्पू है, लेके जाओ और बालों में तेल की तरह लगाओ रात को, और कपड़े से बांध लो और सुबह धो लो। 10-15 दिन तक जितने बाल कमजोर हैं वो तो निकल जाएंगे, और निकलने के बाद उसमें से नया बाल आएगा। और जो उजला हो गया आगे नहीं होगा। उजला हो गया उसको काला नहीं करेगा, लेकिन जो बच गया उसको बचा लेगा। तो इतना ही इसमें। और हरस मस्सा क्या है मालूम नहीं, ये कुछ लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। पाइल्स, अच्छा हाँ, ये पाइल्स रोग क्यों होता है? क्यों होता है इसको समझ लो और उल्टा कर दो तो समाधान निकल जाता है। कल आपसे जो चर्चा हुई थी दिनचर्या अध्याय में कि हम जो भोजन करते हैं वह भोजन अगर हमारे पेट में ना पचे तब वह सड़ेगा, और सड़ेगा तो हमारी आंतों में मल बंध जाएगा, और मल अगर बंध गया और अगर हमने जोड़ लगाई तो मल तो ना निकलेगा, मल द्वार बाहर निकल जाएगा। और अधिक जोड़ लगाई, मल बंधा हुआ है, छिद्र छोटा है और मल बंद करके बड़ा हुआ है। आप जोड़ लगाओगे तो मल निकलेगा तो दीवारें फट जाती है, और दीवारों के फटने से उसमें से खून भी निकलता है, और लंबे समय तक अगर खून निकलता रहा तब घाव हो जाएगा उसमें। यही है। तो क्या करना? पहला उपाय कीजिए कि आपका मल ना बंधे, यानी आपका भोजन ऐसा हो जिस भोजन से सेमी लिक्विड मल बने, कड़ा बंधन वाला मल ना बने, सेमी लिक्विड पेस्ट की तरह मल बने, तो मल आसानी से निकल जाएगा। अगर दीवारें फट गई है तो प्रतिदिन मल निकलेगा और प्रतिदिन दीवारें फटेगी, तो घाव कैसे भरेगा? नहीं भरने वाला है। तब इसके लिए एक अच्छा आसन है। हाँ, एक वाग्भट जी का ही सूत्र है, उसमें कहते हैं कि कभी मल से अगर खून निकले, मल की दीवारें अगर फट जाए, अगर मल त्यागने वाला स्थान है वो अगर बाहर निकल जाए, अभी ऐसा कुछ हो जाए, तब आप अपने शरीर में कोई ऐसी क्रिया करो जिससे शरीर के पांव के पीछे के नस में तनाव आए। कैसा तनाव? जैसे धनुष में धागे में तनाव आता है। इस तनाव की क्रिया वाला कोई भी योगासन कर लो आप, मल द्वार फैल जाता है, मल द्वार बड़ा हो जाता है और मल बिना द्वार को फाड़े हुए बाहर निकलता है। तो ऐसा एक आसन है पश्चिमोत्तासन, आप पुस्तकों में ढूंढना,
पश्चिमोत्तासन कैसे किया जाता है। पांव लंबा करके हाथ से अंगूठे को पकड़ के नाक को घुटने में सटाने का अभ्यास होता है। सटे ना सटे कोई बात नहीं है, आप प्रयास करो, तब देखोगे कि इस पांव का जो ये पिछला नस है इसमें खिंचाव उत्पन्न होता है और यही खिंचाव मल द्वार को खोल देता है, बड़ा कर देता है। तो जो मल बंधा हुआ है वह बिना द्वार को फाड़े हुए बाहर निकलता है और वो बंद हो जाता है। इसके लिए हमने एक जो है औषध बनाई है पंचगव्य में घृत के माध्यम से। उसको अगर आपने मल द्वार में अंगुली घुमा करके 1-2 बार लगा लिया तब वह घाव बहुत जल्दी भर जाता है। यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत हो तो उपलब्ध हो सकता है। इसमें कोशिश करना चाहिए कि कब्जियत ना हो, और कब्जियत ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि रात्रि भोजन आप 7 बजे से पहले कीजिए। और इसमें सबसे ज़रूरी है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। हाँ, भोजन के बाद अगर आपने पानी पिया तो कब्जियत होगी, मल बंधेगा, भोजन का अपच होगा। यह क्रिया उसी तरह से होता है जैसे आप चावल पकाने के लिए चूल्हे पर हांडी में चावल आप डाले हैं। हांडी है ना, हांडी में आप चावल डाले हैं, पानी डाला, चावल डाला और चूल्हे में आंच लगाई। जैसे ही चूल्हे में आंच लगी और आप चूल्हे में पानी डाल दो, क्या होगा? चावल पकेगा? नहीं पकेगा, क्योंकि चूल्हे की अग्नि बुझ गई है। उसी तरह से जैसे ही हम भोजन करते हैं जठर में अग्नि निकलनी शुरू होती है, अग्नि प्रदीप्त होता है, और इस प्रदीप्त अग्नि पर भोजन के अंत में अगर आपने पानी डाल दिया तो जठर की अग्नि बुझ जाती है और जिस भोजन की पाचन क्रिया चल रही थी वह क्रिया वहीं पर रुक जाती है। इस पर जो वाग्भट जी सूत्र कहते हैं वो कहते हैं भोजनांते विषमवारी, यानी भोजन के अंत में पिया हुआ जल विष के समान है, वो विष कहते हैं। भोजन के मध्य में भी पानी ना पियो। हाँ, भोजन करने से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए। हाँ, उसके बाद भोजन करो आप। और भोजन जो है वह पेस्ट में बदलने में लगभग 90 मिनट का समय लेता है। 90 मिनट में खाया हुआ भोजन आमाशय में पेस्ट के रूप में बन जाता है। उस समय उस पचे हुए भोजन या पेस्ट रूपी भोजन को छोटी आंत में ठेलने के लिए, धकेलने के लिए पानी के दबाव की जरूरत है। भोजन के पाचन में पानी कभी नहीं लगता। हमारे देश के रसोई घर में जितना कुछ भोजन बनाने का विधान है उसमें इतना पानी पकते समय ही डाल दिया जाता है जितने पानी की जरूरत उस भोजन के विघटन में लगता है, उस भोजन के डिफ्यूजन क्रिया में लगता है। आप चावल पकाए पानी डाल के पकाते हो कि नहीं? आप भाजी बनाते हो पानी डालते हो या नहीं? दाल बनाते हो आप पानी डालते हो या नहीं? जो कुछ भी बनता है उसमें तो रस होता ही है, और वह रस पर्याप्त होता है उस भोजन में विघटन की क्रिया को पूरी करने में। उसको सामान्य भाषा में कहते हैं पचने की क्रिया में। तो भोजन को पचने के लिए अलग से जल की जरूरत नहीं है, भोजन को पचने के लिए अग्नि की जरूरत है जो जठर स्वतः प्रदान करता है। और एक तरफ जठर अग्नि प्रदान कर रहा है, ऊपर से गटागट पानी आपने डाल दिया, जठर की अग्नि बुझ गई, भोजन पचेगा कहां से? और सत्यानाश तो उस भोजन का तब होता है जब उस जठर की अग्नि पर फ्रिज का ठंडा पानी डाल दो। मुश्किल हो जाता है फिर तो। हाँ, पार्टी में जाते हो, छक के खाया, पता नहीं दोबारा कब पार्टी में जाने का मौका मिला, छक के खाए और लास्ट में आइसक्रीम खाया। अब अग्नि के ऊपर आइसक्रीम रख दो, उस अग्नि की क्या हालत होने वाली है, कल्पना करके देखो। और इस देश के बेवकूफ रसोइये ऐसा ही करते हैं, आइसक्रीम का काउंटर सबसे लास्ट में रखते हैं। आदमी इधर से सब खाते हुए पेट भरते हुए जाता है और लास्ट में अग्नि पर बर्फ रख करके घर निकल जाता है। बताओ क्या होने वाला है इस शरीर को? अरे आइसक्रीम खाना ही था तो पहले काउंटर पर रख देना था। जठर पहले आइसक्रीम के ठंडापन को नॉर्मल में ले आता, 37 डिग्री में लेकर के आ जाता, उसके बाद भोजन डालते आप। तो ये उल्टी प्रक्रिया बंद कर दो। और मैं तो निवेदन करता हूं आइसक्रीम खाना बंद कर दो, यह शरीर के तासीर के सीधा उल्टा है। सबसे ज्यादा अगर
भोजन व्यवस्था में अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला अगर है तो फ्रिज का ठंडा पानी और ये आइसक्रीम आपका। कल्पना करो कि आप आइसक्रीम खाए, आइसक्रीम गया पेट में। आइसक्रीम का तापमान कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ऊपर नहीं। 0-1 डिग्री सेंटीग्रेड आइसक्रीम होता है। हमारे पेट के अंदर आमाशय का तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, उससे ऊपर भी रहता है। आइसक्रीम गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी को पेट गर्म करके 35 डिग्री पर लेकर के आएगा, तब उसका डिफ्यूजन क्रिया शुरू होगा। तो पानी को गर्म, आइसक्रीम को गर्म करने के लिए शरीर का ताप लगेगा, यानी शरीर की ऊर्जा उसमें नष्ट होने वाली है। तो आइसक्रीम खाओ और कमजोरी लाओ। इसलिए बासी भोजन भी नहीं करना, क्योंकि बासी भोजन का तापमान कम होता है, पेट में गया, उस भोजन को गर्म करने में शरीर की ऊर्जा लगती है। तो इससे बचिए। तो डायबिटीज ही नहीं, कई रोगों से बचिएगा, और बवासीर ही नहीं, और भी कई रोगों से बचिएगा। मल ना बंधे, इसका सारा उपाय रसोई घर में पहले से किया हुआ है। मल बंध गया है और बहुत खून निकल रहा है, घाव हो गया है, तब तुलसी मिला हुआ गौमूत्र का सेवन करो आप। तुलसी मिला हुआ गौमूत्र अर्क और त्रिफला मिली हुई घनवटी, गौमूत्र क्षार से बनी हुई घनवटी, इसका नियमित सेवन कर लीजिए आप। तो यह घाव बहुत जल्दी भर जाता है, आंतों का घाव बहुत जल्दी भर जाएगा। और साथ में अगर जो है अपनी पैर के पीछे वाली नाड़ियों को खींचने का अभ्यास कर लो, जैसे पश्चिमोत्तासन में होता है, चक्रासन में होता है, हलासन में होता है। ये जो 12 आसन जो है ना सूर्य के, सूर्य नमस्कार वाले, उसमें से 3 आसन, 3 ऐसा स्टेप है जिसमें इस नसों में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो सूर्य नमस्कार ही कर लो आप, तो इससे बचे रहिएगा आप। आगे है हृदय, हृदय की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल। हृदय की बीमारी बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि प्रति वर्ष हमारे देश में, माफ करना, प्रतिदिन हमारे देश में 2500 लोग प्रतिदिन मरते हैं हार्ट अटैक से। उनकी चिकित्सा नहीं हो पाती है। हाँ, इतनी खतरनाक बीमारी है ये हार्ट अटैक होना। हाँ, तो हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन मत होने दो। हार्ट अटैक होने के जड़ में ये कब्जियत की बीमारी ही है। कब्जियत पर जब हम लापरवाही करते हैं, कब्जियत को इस शरीर में फलने फूलने देते हैं, तब आंतों में उत्पन्न वायु का वेग ऊपर उठता है और हृदय पर जो धक्का लगाता है, यही है हार्ट अटैक। और आपने झेल लिया है 1 बार 2 बार 3 बार, तो ऊपर उठता है, क्योंकि पवन को कोई रोक नहीं सकता, शरीर के बाहर हो या शरीर के अंदर हो, बताया है आपको। तो बचिए कॉन्स्टिपेशन होने से। अब हो गया जी, क्या करें? तो देखो, हृदय एक छोटा समरसेबल पंप की तरह है। हृदय को ही देखकर समरसेबल पंप बना है, जो पानी में डूबा रहता है ना। आजकल पंप आता है, पानी में डुबा देते हैं और 24 घंटा चाहो तो चला लो, क्योंकि पानी में डूबा है तो गर्म नहीं होगा वो। तो यह हृदय भी एक थैली में डूबा हुआ रहता है। उस थैली का नाम है हृदयावरण। वो आज के मेडिकल साइंस में उसको बोलते पेरिकार्डियम। वो एक थैली होता है, उसमें पानी भरा होता है, एक तरह का रस भरा होता है, उस रस में हृदय डूबा हुआ रहता है, और इसलिए 24 घंटा चलता है, कभी गर्म नहीं होता। तो ये हृदय की बनावट ऐसी है कि इसमें कोई विकृति नहीं होती, कुछ भी खराबी नहीं होता। ये वंस बिल्ड है, एक बार बनता है, रिपेयर नहीं होता, एक बार खत्म ही होता है। एक बार चालू हुआ तो जब बंद होगा तो बंद होगा, दोबारा रीस्टार्ट नहीं होता। इसमें रीस्टार्ट होने का सिस्टम ही नहीं है। इसके लिए इतना बढ़िया इसका डिजाइन किया हुआ है हृदय का कि ये कभी भी खराब नहीं होता। अब आप एक प्रश्न करोगे, फिर डॉक्टर ओपन हार्ट सर्जरी क्या करता है?
ईमानदारी से बताऊं, आपको उल्लू बनाता है। ईमानदारी से कहता हूं, देखो हृदय में होता कुछ नहीं, दो नसें होती है, दो धमनियां होती है। एक धमनी से शरीर में जो कुछ भी गंदा खून है इसको खींच के लाके हृदय को दिया जाता है। हृदय उसमें ऑक्सीजन फेफड़े से लेके घुलाता है और कार्बन को छोड़ता है। खून की सफाई हो गई और दूसरे से सप्लाई कर देता है। उसी को एक को आर्टरी और एक को वेन बोलते हैं। ये होता क्या है ओपन हार्ट सर्जरी में? केवल प्लम्बिंग का काम होता है। प्लम्बिंग का काम समझते हो? प्लम्बर को जानते हो? पाइपलाइन काटना और जोड़ना। केवल ये पाइपलाइन को काटने और जोड़ने का काम करते हैं। कभी अगर वह धमनी जाम हो जाए, उसमें अगर कुछ मांस के टुकड़े बन जाएं, चिपक जाए, कुछ भी हो जाए और खून ठीक से पास नहीं हो रहा है, शरीर में जो गंदा खून है खींच के पूरी तरह से हृदय को नहीं दे रहा है, तब ये क्या करते? पाइपलाइन बदलते केवल, यानी जहां पर जाम है वहां से काट करके एक बाईपास लगा देते। एक सिलिकॉन की ट्यूब इधर से निकाला और इधर से जोड़ दिया। हृदय को कुछ नहीं करते, ये हृदय को कुछ कर भी नहीं सकते। केवल पाइपलाइन जोड़ना, घटाना और उसके लिए इतने रुपए ले लेते। कुछ काम नहीं होता। आपको बता दूं, हमारे देश में इतनी अच्छी परंपरा है कि अगर हम अपने संस्कारों के साथ जिए, अपने पर्व त्योहारों के साथ जिए, छक के घी पिए, तो कभी भी ये पाइपलाइन जाम नहीं होता। कभी नहीं होता। अरे पाइपलाइन जाम हो गया तो इसका मतलब क्या पाइप को काट दो और दूसरा लगा दो? जरूरी है क्या? अरे पाइपलाइन जाम हो गया है तो कुछ ऐसा लिक्विड उसमें तरल डाल दो ना, जिससे कि जो कुछ भी कंकड़ पत्थर जो कुछ फंसा है वो निकल के बाहर आ जाए, निकल जाए। शरीर में क्या फंसेगा? कंकड़ पत्थर नहीं फंसेगा, छोटे छोटे चर्बी के दाने हो जाएंगे वहां पर, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ब्लॉकेज हो गया, चमड़ी मोटी हो गई। पाइपलाइन देखो, लोहे के पाइपलाइन में बहुत दिन तक पानी जाते जाते करोजन लगता है और करोजन लग करके उसका अंदर का डाया छोटा पड़ जाता है। यही तो होता है आर्टरी और वेन में, इसके सिवाय कुछ होता नहीं। तो उस करोजन को अगर हटाना है आर्टरी या वेन से, तो सिंपल नियम है कि घी पियो। हाँ, चिकना ही है, वो निकाल देगा। अब घी पीने के नाम पर अगर बटर ऑयल आपने पी लिया तो उल्टा हो जाएगा। कुछ मरीज जो हैं हमारे यहाँ, ये सब क्लिनिकल ट्रायल जमा करके रखा है। कभी आपको देखने का मन हो ना, आप आ जाना चिकित्सालय में, दिखा दूंगा। 98% ब्लॉकेज। हॉस्पिटल ने समय दिया कि 20 दिन के बाद इसको ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, बाईपास मतलब लगाना पड़ेगा। जाम हो गया है 98%। ऐसे मरीज, कई मरीज आए। अब क्या अस्पतालों का नाम लूं, उनका भी अपना इज्जत है, छोड़ो। लेकिन बड़े बड़े अस्पताल जो चेन्नई के हैं, मरीज आते हैं कि जी 20 दिन के बाद बाईपास कराने जा रहे हैं, गुरुजी कुछ उपाय है तो बता दो। मैंने कहा 20 दिन के बाद तो जा रहे हो ना, एक काम कर लो, घी पी लो ना 20 दिन के अंदर 1 लीटर घी। बोले 1 लीटर घी? मैं तो अगले दिन मर जाऊं। अरे भाई गारंटी लेता हूं, नहीं मरोगे, कहो तो लिख के दे देता हूं। बाईपास के लिए जाओगे तो पहले ही आपका डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर बनवा के रख लेगा कि अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर मर गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और 1 लीटर घी पियो, मैं लिख के जिम्मेदारी लेता हूं। तो मरीज कहते ऐसा क्या? चलो ठीक है, दे दो। आधा पौन लीटर घी उनको पिला देता हूं 20 दिन में, और उसके बाद जब वो चेकअप के लिए जाते हैं ना, तो ब्लॉकेज खुल जाता है। इतना बढ़िया है भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध, दूध से दही, और दही मत करके निकालो मक्खन, मक्खन को तपा के बना लो घी। आजकल एक बीमारी है, और अभी मोरबी में जो मैं चिकित्सा किया हूं तो इसमें 4-5 मरीज ऐसे आए जिनके शरीर में गांठें बन गई है, और 1-2 नहीं है, दर्जन भर गांठें बनी हुई है। कितने गांठ को कटवाओगे? एक काटोगे 2 और निकल जाएगा। आप जाओ एलोपैथी, वो कहेंगे जी बढ़ गया, क्या करूं? काट के निकाल दो। एक काट के निकालोगे 2 आता है। एक मरीज होते हैं सैकड़ों गांठें हो जाती है। कुछ नहीं, यह भी मेद बढ़ा हुआ है। घी पी लो, मेद घट जाता है। यह धारणा हटा दो कि घी पीने से मोटापा आती है। घी अद्भुत है, शरीर के अंदर जाता है और फिर शरीर से पूछता है जी क्या करना।
शरीर अगर कह दे कि थोड़ा मोटा होना है तो थोड़ी चर्बी चढ़ जाएगी, और शरीर ने कह दिया कि मोटा है तो घटा भी देगा यही घी। गाय के सारे गव्य अद्भुत है। ले लो, शरीर के अंदर जाते और विचार करते हैं कि शरीर में क्या करना चाहिए, और शरीर में जो कमी होती है वही काम ये गव्य करते हैं। दुनिया का एक भी मेडिसिन बता दो जो इस प्रक्रिया से काम करता हो, एक भी मेडिसिन इस प्रक्रिया से काम नहीं करता। इसलिए गाय का गव्य मेडिसिन नहीं, अमृत है। अमृत के पास चेतना है, ज्ञान है। शरीर के अंदर जाएगा, शरीर से पूछेगा, और पूछने के बाद जो उचित होगा वही करने वाला है। इसलिए कभी भी घी से ना डरो, लेकिन बाजार के घी से जरूर डरो, ये मैं कहूंगा। बाजार में जितने भी पैक घी मिलते हैं, पैक किया हुआ, समझते हो, ब्रांडेड घी, चाहे किसी भी गौशाला का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी बाबा का हो, जरूर भय खाना आप, क्योंकि वो घी नहीं है, बटर ऑयल है। ये क्या करते, कहानी आप भी जानते हो, सुना देता हूं। ये क्या करते हैं, कच्चे दूध को मथ करके उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, और दूध में फैट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे जहर मिला करके पैकिंग करके बेच देते हैं। तो क्रीम तो इनको फोकट का निकल गया, क्रीम के तो पैसे लगे नहीं। अब चाहो तो ऐसे क्रीम से बटर ऑयल बना करके चाहो तो 200 रुपए, 100 रुपए या 50 रुपए लीटर बेच लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो तो फोकट का निकला हुआ है। अगर आप ईमानदारी से घी बनाओगे ना, तब 1 लीटर घी बनाने में 30 लीटर दूध लगता है। और कुछ कुछ जो भारत की जातियां, प्रजाति की गायें हैं जिनका दूध बहुत पतला होता है, उनमें तो 34 लीटर लगता है। मैंने भारत के 36 नस्लों के दूध से घी बना करके देखा, 26 लीटर से कम में तो घी बनता ही नहीं। चाहे आप गाय को कितना भी बढ़िया भोजन करा दो, कम से कम 26 लीटर लगता है। आपके मोरबी में दूध का क्या रेट है, क्या भाव है? 50 रुपए लीटर, 50 ही मान लो ना, 50 लीटर मान लो, 30 लीटर एवरेज लगता है दूध 1 लीटर घी बनाने में। तो कितने का दूध लगा? 1500 रुपए के तो दूध लग गए, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उसको मथना, जमाना, गरम करना, पकाना, कोई मजदूरी लगती है क्या? तो पूछो ना इस देश के बाबाओं से कि 400 रुपए लीटर कैसे घी बिकता है, और उनकी कौन सी गाय सीधे सीधे घी निकाल देती है थन में से। धोखा है, राष्ट्र के साथ धोखा है, गाय के साथ धोखा है, गाय को बदनाम करने की साजिश है। बचो इस साजिश से। घी अमृत है, कभी भी बाजार में नहीं मिल सकता, तय मान लो। गैया का दूध सूर्योदय से पहले निकालना, सूर्यास्त के बाद निकालना, उसके गोबर के कंडे पर गर्म करना, रात्रि के दूसरे पहर में जामन डालना, ब्रह्म मुहूर्त में उसका मंथन की क्रिया करना। इतनी सारी क्रियाएं करके कौन ऐसा व्यक्ति है इस देश का जो 500 और 600 रुपए लीटर में घी आपको उपलब्ध कर देगा? लेकिन आप सस्ते के चक्कर में पड़ करके और सब क्रियाक्रम खराब करते हो शरीर का। इसलिए मैं निवेदन करता हूं खास करके माता जी लोगों से कि आप दूध खरीदो, हाँ, और घर में घी बनाओ, और ऐसा घी पूरे परिवार के सदस्यों को जम के खिलाओ। कुछ नहीं होता जिंदगी में, कभी अर्थराइटिस नहीं हो सकता, कभी भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी भी पैरालिसिस नहीं हो सकता, कभी भी मिर्गी की बीमारी नहीं हो सकती है, कभी भी पार्किंसन नहीं हो सकता है। और ऐसी कितनी बीमारियों का नाम सुनाऊं मैं जो घी खाने वाले व्यक्ति को कभी भी नहीं होता है। लेकिन घी के नाम पर बटर ऑयल खाया तो सारा लफड़ा होने वाला है। हाँ, तो घी खाइए। तो ये था विषय। और एक जरूरी बात आपसे मुझे करनी ये है कि गाय और गव्य का जो विज्ञान है, ये बड़ा अद्भुत विज्ञान है, और हमारे देश में इसकी पढ़ाई नहीं होती थी। 2012 में कई सालों के प्रयास के बाद भारत सरकार की जो एजेंसी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसको मनवाने में हम लोग सफल हुए कि गाय के गव्यों से भी चिकित्सा होती है और इस थेरेपी को एक नई पहचान मिलनी चाहिए। तो 2013 में पंचगव्य चिकित्सा